गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम हिंदी साहित्य के 50 से भी अधिक प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्नोत्तर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा और आधुनिक काल के जो प्रमुख विधाएं हैं, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, नाटक, इनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। और उससे भी पहले हमने जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं जैसे KVS, NVS, DSSB, इनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य की कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, TGT और PGT परीक्षा में भी पूछा गया है। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, पंडित राज जगन्नाथ। तो आपका C ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद गुण का संबंध किस रीति से है? तो प्रसाद गुण का संबंध जो है ये किस रीति से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, पांचाली। तो आपका C ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसे व्यभिचारी भाव कहा जाता है? तो इनमें से किसे जो है व्यभिचारी भाव कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, संचारी भाव। तो आपका C ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्याचार्यों का सही क्रम क्या है? तो कौन से आचार्य पहले आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, ये जानना आवश्यक है। तो यहाँ पे सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A। पहले आते हैं भट्टलोलट, जिन्होंने की उत्पत्तिवाद का प्रतिपादन किया था। फिर आते हैं शंकुक, जिन्होंने अनुमितिवाद का प्रतिपादन किया था। उसके बाद आते हैं भट्टनायक, जिन्होंने भुक्तिवाद का प्रतिपादन किया था। और फिर आते हैं अभिनव गुप्त, जिन्होंने कि अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद का प्रतिपादन किया था। तो ये जानना आवश्यक है, इनसे कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका A ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस को ब्रह्मानंद सहोदर मानने वाले आचार्य कौन है? तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर मानने वाले आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, भरत मुनि। तो आपका A ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना लिखी थी जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। और इन्होंने रस को महत्व दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदात्तवाद का संबंध किससे है? तो उदात्तवाद का संबंध जो है किस पाश्चात्य आलोचक से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, लोंजाइनस। तो आपका A ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न TGT और PGT में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? तो काव्यादर्श के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, दंडी। तो आपका D ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ कारण होते हुए भी कार्य संपन्न ना हो वहाँ कौन सा अलंकार है? तो जहाँ कारण होते हुए भी कार्य संपन्न ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, विशेषोक्ति। तो आपका B ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंतक ने रीति के कौन से 3 भेद माने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य कुंतक ने रीति के कौन से 3 भेद माने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। तो सुकुमार, विचित्र और मध्यम जो है ये आचार्य कुंतक के अनुसार रीति के 3 भेद हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा को भावयत्री प्रतिभा कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा को जो है भावयत्री प्रतिभा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी सहृदय। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रामानंद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। रामानंद ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था उत्तर भारत में भक्ति के प्रसार के लिए। उसके बाद कबीरदास ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य हैं? तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? तो वल्लभाचार्य जो हैं ये किस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शुद्धाद्वैतवाद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अद्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं शंकराचार्य, और द्वैताद्वैत के संस्थापक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य। तो ये प्रश्न भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो मध्वाचार्य जो हैं ये किस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्वैतवाद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वामी हरिदास। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जो हैं ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूरदास को कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सखी संप्रदाय का दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर बी स्वामी हरिदास ने हरिदासी संप्रदाय को जो है सखी संप्रदाय कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, हरिदासी संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इनमें से कौन जो है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्वाचार्य। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन माधव संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो इनमें से कौन जो है माधव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्वाचार्य। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? तो विशिष्टाद्वैत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवनी परक आलोचना महाप्राण निराला एवं महियसी महादेवी के लेखक कौन है? तो महाप्राण निराला और महियसी महादेवी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गंगा प्रसाद पांडे। और ये जो है जीवनी परक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महाप्राण निराला और महियसी महादेवी जो है ये किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं जीवनी परक आलोचना के अंतर्गत, और इसके लेखक हैं गंगा प्रसाद पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के आधार स्तंभ नामक पुस्तक किसने लिखा है?
तो छायावाद के आधार स्तंभ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गंगा प्रसाद पांडे। जवाहरलाल एक मध्य बिंदु, नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व, नेहरू की काव्यानुभूतियां नामक निबंध किसने लिखे हैं? तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शांति प्रिय द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद किसने कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा ने। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद दर्शन एवं अंतेश्वर चेतनावाद का प्रभावी विश्लेषण पंत के किस भूमिका में प्रकट होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? तो किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद ने। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है किसने जो है किस छायावादी कवि ने जो है कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है। तो ये किस आलोचक का कथन है? तो फिर से पढ़ते हैं। नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है, ये अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं है, वह विश्वव्यापी है। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की राधा केवल विलासनी नहीं है, श्री कृष्ण के साथ उनका केवल युवा काल का संबंध नहीं है, वे प्रक्रिया नायिका भी नहीं है। तो ये कथन किस आलोचक का है? तो ये किसने कहा है सूरदास के रचना के संदर्भ में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य समीक्षा अंतः विचार जगत की वस्तु है। तो ये कथन किसका है? तो साहित्य समीक्षा अंतः विचार जगत की वस्तु है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नंद दुलारे वाजपेयी ने। जो छोटे कथन होते हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। उसी प्रकार जो है ऐसे छोटे कथन जो होते हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो इनमें से कौन सा जो है अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म। अज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ, तो अज्ञ का विलोम है सर्वज्ञ। असंगत पर्यायवाची क्या है? तो इनमें से जो है एक असंगत पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मनमुटाव। ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। ईर्ष्या, दाह और जलन जो है ये सब एक ही शब्द का अर्थ है, परंतु मनमुटाव जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं।
जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है? तो इनमें से कौन सा जो है संधि शब्द सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिष्ठान। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है? हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको मालूम होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्योम रस। ये जो है ये अमृत का सही पर्यायवाची नहीं है। बाकी पीयूष, अम्य और सुधा जो है ये अमृत के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये तीनों ऑप्शन जो है नोट कर लीजिए। कुछ भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर अम्य शब्द दिया है और कहा गया है कि अम्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अगर ऑप्शन में अमृत दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षण ग्रंथों की रचना की काल की प्रवृत्ति क्या है? तो लक्षण ग्रंथों की रचना के काल की प्रवृत्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋतुकाल में जो है लक्षण ग्रंथ की रचना की गई थी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ऋतुकाल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ऋतिबद्ध, ऋतिसिद्ध और ऋतिमुक्त। इन्होंने जो है ऋतिबद्ध जो है वो लक्षण ग्रंथ के हिसाब से रचनाएं लिखते थे। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ऋतिमुक्त जो है वो लक्षण ग्रंथ के अनुसार रचनाएं नहीं लिखते थे, वो बिल्कुल स्वच्छंद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल को ऋतिबद्ध, ऋतिसिद्ध और ऋतिमुक्त में किसने बांटा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऋतुकाल को ऋतिबद्ध, ऋतिसिद्ध और ऋतिमुक्त में किसने बांटा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन्होंने जो है ऋतुकाल को श्रृंगार काल भी कहा था। तो ये भी जानना आवश्यक है। इसमें जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रृंगार काल को किसने कहा था, ऋतुकाल को जो है श्रृंगार काल किसने कहा था? तो वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और इन्होंने जो है ऋतुकाल को ऋतिबद्ध, ऋतिसिद्ध और ऋतिमुक्त के अंतर्गत रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी, ये जो है जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1974। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरला कवियों में ही मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये किसके बारे में कहा है? तो ये जो कथन है आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देव कवि के बारे में। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि के दोहों को आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किस कवि के दोहों को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। इन्होंने जो बिहारी सत्सई लिखी थी उसको जो है हिंदी साहित्य का रत्न कहा जाता है। और ये इसमें जो है 713 दोहे शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा भूषण की रचना किसने की है? तो भाषा भूषण के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बलचनामा किसकी रचना है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है कई बार। तो बलचनामा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनको जो है हिंदी साहित्य में बाबा भी कहा जाता है, ठीक याद रखिएगा, बाबा भी कहा जाता है। और इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। तो यहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी मानी जाती है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना जो है कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काव्य में रहस्यवाद। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नुपुर के लेखक कौन है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कथन किसका है? ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट में पूछा गया था, तो इसे जानना आवश्यक है। तो किसने जो है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कथन का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, ये पंक्ति के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपका रेलवे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्पदंत। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये दोनों प्रश्न जो है नेट और टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये जो है यात्रा वृत्त के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये जो है यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। तो दो बैलों की कथा में ये कथन किसका है? इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही प्रसिद्ध ये कहानी है। हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं, उनके जीवन पर आधारित है, वो किस प्रकार से जो है संघर्ष करते हैं अपने जीवन में। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरा ने कहा है। रामधारी सिंह दिनकर ने सुरमा किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पांडवों को। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन ईटर ऑफ कुमायूं नामक नाम जो है किसे दिया गया था? ये जो है परिंदे कहानी की बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है लतिका ने। लतिका को कहा गया था। ये किसने कहा था? तो ये कहा था गिरीश नेगी ने। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये जो कथन है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है परिंदे कहानी से लिया गया है और जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। और ये किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा है मिस लतिका के बारे में। और किसने कहा है? तो ये कहा है गिरीश नेगी ने। तो 3 से 4 प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और परिंदे कहानी जो है इसको डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रथम रचना मानी थी। तो ये भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा ने नागर नर किसे कहा है? तो मीरा ने नागर नर कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण को। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। सुंदरी के अनुसार सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने का श्रेय किसे है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा को। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। मधुराका मुस्काई थी पहले जब देखा तुमको, तो इसमें कौन सा काव्य रीति है? तो फिर से पढ़ते हैं। मधुराका मुस्काई थी पहले जब देखा तुमको, तो इसमें कौन सा काव्य रीति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पांचाली। अजो तरियोना ही रखियो में तरियोना जो है इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्णाभूषण। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञा के किस काव्य संकलन में असाध्य वीणा स्वर कविता संग्रहित है? तो फिर से पढ़ते हैं। अज्ञा के किस काव्य संकलन में असाध्य वीणा स्वर कविता संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंगन के पार द्वार। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
आज हमने जो है 50 से भी अधिक प्रश्न उत्तर डिस्कस किए हिंदी साहित्य के, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे यूजीसी नेट और रेलवे, इनसे जुड़े प्रश्न जो हैं आज हमने डिस्कस किए। आगे भी जो है हम और हिंदी साहित्य के जो विभिन्न प्रकार के काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।